नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। और सबसे पहले बात महंगाई की मार थोड़ी और ज्यादा आप पर पड़ेगी क्योंकि इसका दायरा बढ़ गया है। जो रोजाना इस्तेमाल की चीजें हैं, खाने पीने की चीजें जैसे आटा, दही, पनीर और वो तमाम चीजें जो आप पैकेट में खरीदेंगे, खाद्य पदार्थ, उसके ऊपर अब जीएसटी लगेगा। बल्कि जीएसटी कई चीजों पे बढ़ भी गया है। रोजाना के इस्तेमाल की इन चीजों में जो महंगाई बढ़ी है उसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ने वाला है। इनमें तमाम खाने पीने की चीजें शामिल हैं। सोमवार से आपकी जिंदगी थोड़ी और महंगी हो गई। सरकार ने आटा दाल का भाव सबको याद दिलाया है क्योंकि 25 किलो तक की पैकिंग वाली बोरियों पर 5% जीएसटी लगना शुरू हो गया है। रोटी, आज से आपकी ये रोटी भी टैक्स के दायरे में आ गई है क्योंकि आज से सरकार ने आटे पर 5% जीएसटी को लागू कर दिया है। 5% के अलावा कुछ और कॉस्ट भी इसमें जुड़ेगी। क्योंकि जीएसटी के लिए स्पेसिफाइड स्टाफ रखना पड़ेगा, सीए रखना पड़ेगा, सब चीजें। व्यापारी तो मुनीम बन के बैठ नहीं सकता। तो ये सारे खर्चे उपभोक्ता से लेने हैं। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि ऐसे सख्त फैसले को वापस लिया जाए या बनाने से पहले कम से कम व्यापारियों को साथ बिठा लिया जाए। जो गरीब आदमी है वो मरेगा, उस पर महंगाई बढ़ेगी। आम इंसान है जो इसको दाल और चावल जो खाता है, गरीब उपभोक्ता है, उस पर महंगाई बढ़ेगी। और मोदी जी ने कहा था कि दाल चावल पे हम कभी टैक्स नहीं लगाएंगे। जो लेबर क्लास है, जो भी गरीब आदमी के लिए खाने की चीज है, उस पर हम टैक्स लगाए। गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगा दिया। अभी किराने का व्यवसायी हूँ। आज से खाद्य सामानों पर 5% जीएसटी शुरू हो रहा है। पहले से इतनी महंगाई है कि और आज से महंगाई शुरू हो गई है। एक तरफ गवर्नमेंट खाद्य तेलों पर रेट कम करने की कोशिश करी है और दूसरी तरफ आज से खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी शुरू हो गया है। बीमार पड़ना अब और महंगा है। 5,000 रुपए से ज्यादा वाले अस्पताल के कमरे में गए तो 5% सरकार को भी दीजिए। ये सही फैसला नहीं है। इसे एक महंगाई से सब परेशान हाल हैं, फिर उस पर जीएसटी और ये आराम करने है। थोड़ा है कि मजबूरी में आए, मजबूरी पर मजबूरी, मुसीबत पर मुसीबत की हो जाएगी। ये सही नहीं है। वैसे तो महंगाई लिखने वालों को भी जलाएगी। स्याही, प्रिंटिंग, पेंसिल, शार्पनर पर पहले 12 के भाव से टैक्स लगता था, अब 18% दीजिए। आपकी जिंदगी में जीएसटी की मार चम्मच, कांटा, एलईडी लैंप, सोलर वाटर हीटर, टेट्रा पैकेज वाले पेय, चेकबुक, एटलस, मानचित्र, चक्की मशीन। अब अगर आप सस्ते 1,000 रुपए तक के होटल के रूम में रहेंगे तो भी आपको 5% देना होगा। मुंबई से अभिषेक शर्मा, दिल्ली से परिमल कुमार के साथ शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और मध्य प्रदेश के धार जिले के खलघाट इलाके में रोडवेज की बस नर्मदा नदी में गिर गई है। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है। इसमें 8 पुरुष हैं, 4 महिलाएं हैं और 1 बच्चे की मौत हुई है, जबकि 15 लोगों को इसमें सुरक्षित बचा लिया गया है। हादसे के वक्त बस में 50 से 60 यात्री सवार थे। मौके पे राहत का काम, बचाव का काम चल रहा है। और हादसा उस वक्त हुआ जब नर्मदा नदी पर बने पुल की रेलिंग को तोड़कर बस नदी में गिर गई। ये बस इंदौर से पुणे जा रही थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मृत परिवार के लोगों को तत्काल 10-10 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 4-4 लाख रुपए की राहत राशि देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 1 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मिलेंगे। अभी तक 13 लोगों के मृत्यु होने की खबर हमारे पास है। बाकी लोगों को ढूंढा जा रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने और मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से बातचीत की। मुख्यमंत्री शिवराज जी ने पूरा प्रशासन वहां पर लगाया है, स्वयं उन्होंने उसमें ध्यान दिया है। हमारे पूर्व मंत्री और सीनियर नेता गिरीश महाजन जी को हमने तुरंत वाया इंदौर स्पॉट पर भेजा है। वहां पर जाकर वो भी सारा कोऑर्डिनेशन करेंगे। मार्मिक प्रसंग है, हृदय विदारक घटना इस तरह से है कि महाराष्ट्र सरकार की रोडवेज की बस थी।
इंदौर से पूना जा रही थी। इंदौर से लगभग 12 सवारियां उसमें बैठी थी। मां नर्मदा के पुल पर ब्रेक फेल हुआ या स्टीयरिंग, ये जांच का विषय है। वो नदी में समाहित हो गई, नदी में गिर गई। रेस्क्यू टीम और अधिकारी सभी मौके पर पहुंच गए हैं। नदी में धार बहुत तेज है। बस को निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। थोड़ी देर में और स्थिति साफ होगी। राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में 4,800 सांसदों और विधायकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से मुकाबला है और वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। 15वें राष्ट्रपति के चुनाव में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत बड़ी संख्या में सांसद और विधायकों ने मतदान में हिस्सा लिया। इस बार एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस, बसपा, एआईएडीएमके, टीडीपी, जेडीएस, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे 9 अहम गैर बीजेपी और विपक्षी दलों का समर्थन मिला है, जिसके बाद उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। द्रौपदी मुर्मू अगर चुनाव जीतती हैं, तो वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी और प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति। ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी समय राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं। आज मतदान भी हो रहा है और इसी कालखंड में देश को नए राष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति, उनका मार्गदर्शन प्रारंभ होगा। लोकतंत्र में ईमानदार लोग आगे आए, सच्चे लोग आगे आए। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए यशवंत सिन्हा जी के पक्ष में मतदान करने जा रही है। भले ही द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा यशवंत सिन्हा के मुकाबले काफी भारी हो, पर विपक्ष इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रहा है। विपक्ष की कोशिश एकजुटता बनाए रखते हुए अगली लड़ाई की तैयारी करना भी है। मतदान शुरू होने से ठीक पहले विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सांसदों और विधायकों से अपनी अंतिम अपील में कहा, मुझे उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल लोकतंत्र को बचाने और संविधान की रक्षा के लिए मेरे पक्ष में मतदान करेंगे। ये चुनाव मैंने बार बार जोर दे के कहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये दिशा तय करेगा कि भारत में प्रजातंत्र बचेगा या धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। अभी तक जितने संकेत मिल रहे हैं उससे यही लग रहा है कि हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन उनकी इस अपील का गैर बीजेपी और कई विपक्षी दलों पर कोई खास असर पड़ता नहीं दिखा। दरअसल इन चुनावों को विपक्ष की एकजुटता की अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा था, जिसमें वो नाकामयाब रहे। यशवंत सिन्हा अपने गृह राज्य झारखंड में सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिवसेना जैसी विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन हासिल नहीं कर पाए। आज जो राष्ट्रपति महोदय की चुनाव है उसमें हमने शिवसेना पक्ष का जो है समर्थन पूरा मुर्मू जी के साथ दिया है। हमें यही लगता है कि प्रेसिडेंशियल पोल्स एक कहीं भी कोई भी राजकीय चुनाव से अलग होते हैं। ये सर्वोच्च पद है और यहाँ एक उचित व्यक्ति को ही मतदान होना चाहिए और इसलिए आज हमने ये निर्णय लिया है। बात ये समझना चाहिए कि अगर आपसे कोई सवाल करेगा कि आप राष्ट्रपति चाहते हैं या मूर्ति चाहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? अब वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी और अगले राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 25 जुलाई को होगा। राष्ट्रपति चुनावों में जहां एक तरफ एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और शिवसेना जैसी 9 अहम गैर बीजेपी और विपक्षी दलों का समर्थन मिला, वहीं जिस वैचारिक लड़ाई के दावे के साथ यशवंत सिन्हा चुनाव मैदान में उतरे थे, उसमें दरारें पड़ गईं। इस बार के राष्ट्रपति चुनावों में जो राजनीतिक अंकगणित सामने आया है, वो ये साफ तौर पर बताता है कि विपक्ष के सामने आने वाले उपराष्ट्रपति चुनावों और 2024 की चुनौती बहुत बड़ी है। मुंबई से सुनील सिंह और दिल्ली से राजीव रंजन और राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर,
एनडीटीवी इंडिया। और आज संसद का मॉनसून सत्र शुरू होते ही हाल ही में हुए उपचुनाव में जो सांसद जीते हैं उन्हें शपथ दिलाई गई। लंबे समय तक बीजेपी और फिर कांग्रेस में रहे शत्रुघ्न सिन्हा इस बार टीएमसी के टिकट पर आसनसोल सीट से उपचुनाव जीत कर आए हैं। ये सीट बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे से खाली हुई थी। भोजपुरी फिल्मों के स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आजमगढ़ से बीजेपी सांसद के तौर पे शपथ ली। ये सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई थी। अखिलेश यादव लोकसभा से इस्तीफा देकर विधानसभा पहुंचे। वहीं रामपुर में आजम खान के गढ़ में सेंध लगाने वाले घनश्याम लोधी को भी शपथ दिलाई गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्हें सिंगापुर जाने के लिए इजाजत नहीं दी जा रही है। आज राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यह मसला उठाया। उन्होंने इस पर नोटिस जारी की और नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की। बाद में आम आदमी पार्टी ने संसद परिसर में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। इससे पहले संजय सिंह ने कहा कि सिंगापुर सरकार ने केजरीवाल को वर्ल्ड सिटी समिट में शामिल होने के लिए बुलाया है। सरकार उनकी लोकप्रियता से डरी हुई है, इसलिए उन्हें जाने की इजाजत नहीं मिल रही। केजरीवाल ने इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा था कि जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अमेरिका ने आपको वीजा देने से मना कर दिया था, उस समय पूरे देश ने इसका विरोध किया था। मुझे वहां जाने से क्यों रोका जा रहा है, मेरी समझ के बाहर है। और सिंगापुर की सरकार ने स्पेशली मुझे बुलाया है। दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर जो क्रांति हुई है और दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में जो तरक्की हुई है, दिल्ली मॉडल के बारे में वहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए, तो पूरी दुनिया के लीडर्स जो हैं वो दिल्ली मॉडल के बारे में सुनेंगे। और तो ये इससे देश का गौरव बढ़ेगा, इससे देश का नाम होगा। मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। अदालत ने यूपी पुलिस को आदेश दिया है कि वो 5 एफआईआर पर अभी कार्रवाई न करें। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि उन्हें एक मामले में जमानत मिलती है तो दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन सभी मामलों में एक जैसी एफआईआर लगती है। ये परेशान करने वाला दुष्चक्र है। सुप्रीम कोर्ट में जुबैर की ओर से पेश वृंदा ग्रोवर ने कहा कि जुबैर को टारगेट बनाया जाना बंद करना चाहिए। यूपी सरकार की ओर से पेश एसजी ने अपील की कि सुप्रीम कोर्ट बाकी अदालतों की कार्रवाई चलने दे, लेकिन अदालत ने कहा कि जुबैर के खिलाफ कोई आक्रामक कार्रवाई न हो। इस मामले में बुधवार को अंतरिम जमानत पर सुनवाई होगी। विदेश से हथियार कैसे आ रहे हैं, ये सवाल अब कई एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। सूत्रों के मुताबिक कस्टम विभाग ने फ्रांस की एयरलाइंस को नोटिस जारी कर पूछा है कि विमानों से हथियार भारत कैसे पहुंच रहे हैं। विदेश से हथियारों के ऐसे जखीरे लगातार भारत पहुंच रहे हैं। हाल के दिनों में ये चौथी खेप है जो भारत आई है। 10 जुलाई को वियतनाम से आए जगजीत सिंह और उसकी पत्नी जसविंदर कौर के ट्रॉली बैग की जब कस्टम विभाग ने जांच की तो अफसर हैरान रह गए। उनके ट्रॉली बैग से 45 पिस्टल निकली। जगजीत ने बताया कि वो पहले भी फ्रांस से 25 पिस्टल ला चुका है। कस्टम विभाग ने जब जगजीत और उसकी पत्नी जसविंदर कौर को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की तो दोनों ने ये बताया कि वो ये पिस्टल वियतनाम से लेकर आए हैं और वियतनाम में उनको ये पिस्टल जगजीत के बड़े भाई मंजीत ने दी थी और मंजीत ये पिस्टल फ्रांस से लाया था। अब कस्टम विभाग ये पता लगा रहा है कि ये पिस्टल कहां पर जानी थी, इनका क्या प्रयोग था और इसे किनको देना था। इसके बाद कस्टम विभाग ने फॉरेन पोस्ट ऑफिस से भी ऐसी ही 7 पिस्टल बरामद की जो कुरियर के जरिए विदेश से आई थी। इसकी जांच चल रही है। ये अब तक साफ नहीं कि ये खेप कहां जा रही थी। 2 महीने पहले भी दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल T3 के एयर कार्गो से 60 पिस्टल बरामद हुई थी। ये पिस्टल हैदराबाद जा रही थी। कस्टम विभाग ने पिस्टल मंगाने वाले से
जब दस्तावेज मांगे जो वो अब तक पेश नहीं कर सका है। इस तरह से हाल के दिनों में अब तक 137 पिस्टल विदेश से पहुंच चुकी हैं, कभी एयरपोर्ट से तो कभी कुरियर से। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी सुरक्षा जांच के बाद आखिर कैसे ये हथियार भारत आ रहे हैं। इस मामले को लेकर कस्टम विभाग ने फ्रांस एयरलाइंस को नोटिस भी जारी किया है। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।